अभी जब मैं आप सबको देख रही थी तो मुझे याद है जब इमरान खान ने सियासत शुरू की तो हमारे जो वालिद थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि उनके भाई भी सियासत में थे, उनके भाई भी सियासत में थे। तो वो हमेशा कहते थे कि जो मैं देखता हूँ कि मुरब्बे बेचते हैं और सियासत करते हैं, तो वो इमरान खान को डिस्करेज कर रहे थे। तो इमरान खान ने कोई इचरे में कोई इवेंट से वापस आके हंसते हुए वापस आए और आके कहते कि वहां पे 50 कुर्सियां लगी हुई थी, अब 25 लोग बैठे हुए थे और मैं स्पीच देकर आया हूं। इमरान खान ने हर कोने कोने पाकिस्तान में खुद फिरे हैं। अगर कोई कहना कि उनको सियासी शऊर नहीं है तो उन्होंने कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई उसको पैराशूट करके आए थे। उन्होंने एक एक जगह पे मुझे ये वाली बात याद है क्योंकि हंसते हुए अंदर आए थे और मेरे वालिद को बता रहे थे और बताया भी कि मैंने स्पीच क्या दी। और उसके बाद वो कौन से गांव में नहीं गए, कौन से इलाके में नहीं गए, कितने लोगों को नहीं मिले। हम कई जगहों पे जाते हैं और वो हम सुनते हैं कि इमरान खान यहाँ आए थे और हम उनको मिले थे। इतने लोगों को वो मिल चुके हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि कौन से कोना है जिसके अंदर वो इमरान खान पाकिस्तान में नहीं थे। इसलिए जब अब वो उन्होंने पहले कहते हैं ना कि पूरी अपनी पहले समझा फिर के समझा, लेकिन उन्होंने अपना जो रास्ता था ना उन्होंने अलहदा बनाया। पहले इस वक्त जैसे आप भी कह रहे हैं कि सियासी जो सिस्टम था वो काफी डेड था, मतलब एक जानदार सिस्टम नहीं था। आप एक रूटीन में एक सिस्टम था कि ये आएगा और ये बैठेगा और बन जाएगा। उन्होंने अलग रास्ता सियासत का बनाया है। हम भी उनमें से फैमिली में से भी हम भी तनकीद करते थे, ये कौन आ गया, ये किस किस्म का बंदा है। लेकिन वो एक बात करते थे कि देखो मैंने तो अच्छी नीयत से किसी को साथ किया है, लेकिन ये तो उसका इम्तिहान है कि वो इस पे उतर सकता है कि नहीं। तो ये लोग कई कहते थे कि जी इमरान खान को समझ नहीं है या इमरान खान को, लेकिन आप उनकी बात ये बहुत बहुत जरूरी बात है समझना कि कहते वो मेरा इम्तिहान नहीं, अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है। और अपनी जब मैं अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, मैं एतमाद कर रहा हूँ, तो अगर वो उस पर नहीं पूरा करना चाहते या नहीं उतरते या रास्ता कोई और पकड़ते हैं, तो ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। ये हमेशा से अल्लाह के साथ इन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है और वो उस पर उनका यकीन इतना मजबूत है कि जेल के अंदर जाकर एक दिन किसी ने हमें पैगाम दिया तो हमने उनको कहा कि देखें इस किस्म की चीजें बहुत हमारे पास आती हैं, थ्रेट्स भी आती हैं, धमकियां भी आती हैं, आज आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप गाड़ी में ना के ले जाएं, देखें कोई गाड़ी ना मार दे आपको, मतलब आती रहती हैं। हमने कहा किसी ने एतमाद के इंसान ने कहा है कि कोई मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि आपको 2 महीने में एलिमिनेट कर दिया जाए। पहला सवाल उनका क्या था, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया? मेरी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। नारे इमरान। अच्छा, मैं तो सिर्फ उनकी जर्नी बता रही हूँ और माशाल्लाह जब आप सबको कराची से और सिंध से सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपा कराची आना है आपको। अलीम भाई मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जिस इंसान ने इतनी एक कौम को जगाने के लिए सारा कुछ किया, लोग समझते जी आप फिक्र क्यों करते हैं, कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इमरान खान ने ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो किया ही नहीं था। उनका दिल था कि ये जो आज हम देख रहे हैं कि लोग पूरे इलाके से और जवान बच्चे और बेसिकली एक ग्रास रूट से जो उनका दिल था कि एक तब्दीली आए, तो और लोग कहते हैं जी झगड़े ये तो पीटीआई की डायनामिक्स बड़ी जबरदस्त है। हम ये देखते हैं कि वो कोई मरी हुई कोई पार्टी तो नहीं कि ऊपर से एक ऑर्डर आए और चुप करके सुन ले, वो तो इसका मतलब वही कोई डिक्टेटरशिप ही हो गई। ये तो बड़ी डायनामिक है, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, कोई बड़ी बात तो नहीं है।
बड़ा हेल्दी है, ये बड़ी जमहूरी तरीका है। मेरा तो ये ख्याल है, ये तो मेरा पर्सनल जाती ओपिनियन है कि इसमें क्या होता है, आप एक चीज पे डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उसको फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ, सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और लेकिन जो आपने बात की कि मिलकर, अगर ये सब मिलकर देखें, पाकिस्तान मुश्किल में हो सकता है, जो इमरान खान ने पिछली दफा भी कहा, और कल मेरी बहन आज भी कल कहा था, कल था, आज तो केस था। 2 दफा इमरान खान ने एक ही बात की है कि देखें मोदी वापस अटैक करेगा क्योंकि वो जख्मी है। हाँ, उसने ये कहा ना, जख्मी है, और क्योंकि वो इस वक्त उसने छोड़ना नहीं है इस बात को। तो पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद रहना है, ये उसने पैगाम दिया। और उन्होंने ये कहा है कि और आपने अलर्ट रहना है। ये 2 बातें तो उन्होंने पहले भी की थी, और आज मेरे ख्याल में फिर भी उन्होंने मेरी बहनों से बात की। मेरा बैन हुआ है, एक हफ्ते जाने दिया था, फिर बैन हो गया। तो लेकिन जो नून लीग से उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो मेरी बहन बताएंगी। उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म 47 वाले हैं वो चोरी से आए हुए हैं, तो चाहे वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, तो चाहे तो चोर ही होता है, तो उससे हंस के बातें करना या उनको जफ्फियां डालना या उनको मुबारकियां देना, कहता है ये जिस अवाम का वोट चोरी हुआ है उसको तकलीफ होती है, तो मत ये क्या करे पार्लियामेंट में। कहते हैं जो नॉर्मल पार्लियामेंट है ना, आम हालात है, फिर तो आप अच्छी बातें करें, वो तो ये नॉर्मल पार्लियामेंट तो नहीं है, ये तो चोरी के लोग। तो ये कहते हैं मत क्या करें, जिन्होंने चोरी किया तो उनको जफ्फियां डालें, उनको स्माइल करें, उनको मुबारकियां दें। कहते हैं ये वोटर्स की तस्लील है, जिन्होंने तकलीफें वो वहाँ तकलीफें काट के आप उनके साथ जफ्फियां डालें। तो कल ने बहुत फर्मली हमें भी आती है तकलीफ होती है, सच में तो तकलीफ होती है। तो ये उन्होंने बड़ी क्लियर है इस चीज पे। वो जब देखते हैं ना, सुनते हैं अखबार उनके पास जो भी आता है या पीटीवी में, जब वो देखते हैं ना, फिर उनका फिर गुस्सा चढ़ा होता है। लेकिन मेरी बहनें अभी मिलकर आई हैं, वो बहुत मजबूत है इस चीज में, वो बड़ी क्लियर है माशाल्लाह। और वो हमेशा और वो, क्योंकि देखें लोग समझते हैं कि वो, आप भी और हम भी शायद समझते हैं कि वो 2 साल से जो इंसान जेल में बैठा और आइसोलेशन में, आम कैद की तरह नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात वगैरह करते हैं। आजकल तो वो जो कह रहा था, कल भी कहा उस दिन, वैसे भी वो शिकायत के मत कहते हैं कि गर्मी बहुत, कहता है बहुत गर्मी हो रही है, यानी बहुत अच्छा, गर्मी। और ये वो इमरान खान है कि लोग उनके पास गर्मी में जब मिलने जाना होता तो घबराते थे, क्योंकि ना वो एसी चलाते हैं और ना वो पंखा चलाएंगे, और लोगों को घबराते थे कि हम गर्मी में क्या करेंगे, इमरान खान एसी नहीं चलाता। और ये वो इंसान है कि जिसको आप सोचेंगे कितनी गर्मी होगी, बाहर 46 डिग्री है। तो अगर किसी ने कहा कि बाहर आजकल बड़ी गर्मी, मैंने कहा वो देख लें कि जो इंसान हमारे लिए जेल के अंदर दूसरी गर्मियां काट रहा है। और ये मुझे याद है पिछले साल उन्होंने बड़े हंस के कहा, तो आज वो कल जर्नलिस्ट भी कह रहा था कि हमारे सामने भी मजाक कर रहे थे, कहते इतनी गर्मी है कि मेरे कपड़े गलना शुरू हो गए, गल गए, इतना पसीना आता है कि कपड़े गल जाते हैं। और हर वर्कर कराची का, हर वर्कर सिंध का मंजिल तक इंशाल्लाह साथ देगा आप लोगों के। हमारी जानें जाती हैं जाए, हमारा माल जाता है जाए, हमारी मंजिल मैडम कोई भी सीट लेना नहीं है, हमारी मंजिल है हमारे लीडर की रिहाई। इंशाल्लाह हम खड़े होंगे और आपकी दम तक खड़े होंगे। और आखिर में बस एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अपने दिल की मुतमईनी के लिए, आपने भी अल्लाह को गवाह बनाते हुए वो बात कहनी है। मेरे लीडर की थोड़ी खैरियत मैं सामने से सुनना चाहता हूं कि मेरे लीडर की खैरियत थोड़ी सी बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो ख्याल में पहले से भी ज्यादा फिट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम अकरम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हों दुनिया में जहां भी हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ, नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शौकत खानम जब ये ख्वाब शुरू हुआ था तो मैं कप्तान जी के साथ था।
मेरे सामने ही उनके साथ बैठे बैठे उनके ज़हन में आया कि आम बंदा, आम पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल है कैंसर की ट्रीटमेंट का ट्रीट करना, बिकॉज ये एक्सपेंसिव बड़ी है। टेक्नोलॉजी नहीं थी पाकिस्तान में। पहला अस्पताल खोला आप लोगों की मदद से इमरान भाई ने लाहौर में, फिर अल्लाह मियां ने उनको हिम्मत दी, आप लोगों ने उनको हौसला दिया, कॉन्फिडेंस दिया, फिर उन्होंने खोला पेशावर में। और अब सबसे बड़ा कैंसर का फ्री इलाज जो करेगा अस्पताल, थर्ड शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल अब खुल रहा है कराची में, जो कि 20 एकड़ जगह पे है DHA सिटी में। आई थिंक मुबारकबाद दूंगा मैं DHA को भी, उन्होंने जगह उनको दी। और ट्वाइस द साइज ऑफ लाहौर हॉस्पिटल, ओवर 1 मिलियन स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्टेड एरिया, और 400 से ज्यादा उसमें बेड्स हैं। 47 आउट पेशेंट एग्जामिनेशन रूम्स हैं, और एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो टू स्टार्ट ऑफ विद। और 68 बेड कीमोथेरेपी फैसिलिटीज भी हैं, 288 इन पेशेंट बेड्स, 16 ऑपरेशन थिएटर्स, 24 इंटेंसिव केयर यूनिट्स। और नीड इसकी बड़ी क्लियर है और प्रेजेंट है। 1,86,000 कैंसर केसेस और 1,18,000 कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन पाकिस्तान 2022 में हुई थी, सिर्फ 2022 में। और मैंने जो बहुत सारे डिजर्विंग पेशेंट्स हैं वो लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सके, इसकी वजह से उनकी जानें चली गई। और अब ये लास्ट मोमेंट पे है ये अस्पताल। हम सबको मिलके, स्पेशली आप लोगों को मिलके, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जो लोग पाकिस्तानी अब्रॉड रहते हैं, ये जो के दो हॉस्पिटल बने हैं, जो इलाज हुआ है लोगों का, वो आप लोगों की काविशों की वजह से हुआ है, आप लोगों की चैरिटी की वजह से हुआ है, आप लोगों के बड़े दिल की वजह से हुआ है। और जब भी मैं दुनिया घूमता हूँ, जब भी ऐसी चीजें मुझे पता लगती है मेरे मुल्क के लोगों के बारे में, चाहे वो यहाँ रहते हैं चाहे वो बाहर रहते हैं, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और ये बात करते करते मुझे गूज बम्स आ गए हैं। सो वेल डन एवरीवन, मुबारक, लास्ट हुर्रे। और हमें अभी तक 107 अरब फ्री इलाज पे शौकत खानम स्पेंड कर चुका है आप लोगों की मदद से। 75% उसमें से जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री हुआ है। और आप ओवर द ईयर्स आप देख रहे हैं कि जो भी पेशेंट वहां से निकलता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, इट्स द सेम ट्रीटमेंट। मैं भी गया हूँ अस्पताल में लाहौर में, अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े, बट मुझे भी लाइन में लगना पड़ा था, एंड आई वाज सो हैप्पी, देयर इज अ सिस्टम देयर। और आम बंदा भी जाएगा वो भी उसी लाइन में लगेगा। सो प्लीज, ये लास्ट हुर्रे है। कराची अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ये फ्री इलाज करने वाला कैंसर अस्पताल होगा शौकत खानम मेमोरियल। से प्लीज दिल खोल के चंदा दीजिए, दिल खोल के चैरिटी दीजिए, बिकॉज मुझे पता है, आई एम 59, ऑलमोस्ट 59 ईयर्स ओल्ड, आई नो कि आप लोगों के दिल कितने बड़े हैं, और आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द लव, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की कोशिशों से, मदद से, चंदे से कराची का अस्पताल खुलेगा, और डंके की चोट से खुलेगा। शुक्रिया। तैयार कर लिया है, और वो प्लान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, क्योंकि उनको जो चीफ जस्टिस कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो इन 5 आज़ाद जजेस को, जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, जो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा रहे, जो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी फैसले कर रहे हैं, इनके पास जस्टिस सरफराज डोगर केसेस नहीं लगा रहे। इनके पास बहुत कम केसेस लगाए जा रहे हैं, और ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, जिसका ताल्लुक इंसानी हकूक़ की पामालियों से नहीं है, जिसका ताल्लुक बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है, जो इस वक्त माहौल है, उससे नहीं है, बल्कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस लगाए जा रहे हैं जिसमें उनको एक एक केस पे कई कई घंटे समाअत करनी पड़े, और कई कई घंटे की कॉम्प्लिकेटेड केस सुन के वो कॉम्प्लिकेटेड फैसले करने पड़े। दूसरी तरफ वो जजेस जो ट्रांसफर होकर रहे हैं, उनके पास ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो 2 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जो 1 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जिसमें पास एक डायरेक्शन देनी और ख़त्म। अर्जेंट केसेस उनके पास लगाए जा रहे हैं। मकसद इस सब का ये है कि जब एंड में रिपोर्ट बने तो बताया जाए कि जनाब सरफराज डोगर ने इतने केसों के फैसले कर दिए, जनाब खादिम सोमरो ने इतने केसों के फैसले कर दिए, जनाब वो जस्टिस आसिफ ने इतने केसों के फैसले कर दिए। और बात है मोहसिन तरकियानी साहब की, इजाज़ खान साहब की, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, तो उन्होंने तो बहुत कम केसों के फैसले किए हैं। जब आपने उनके पास केसेस ही आप नहीं लगा रहे,
اور جو پہلے کیسز لگے ہیں وہ بھی اب ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ایسے کیسز لگا رہے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں, جو کئی دن تک ان کو سماعتیں کرنی پڑیں, تو پھر ان کا نمبر کم ہوگا, ان کا نمبر زیادہ ہوگا, اور پھر ایک ریفرنس تیار کیا جائے گا, اور پھر جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے, تو پھر ان ججز کو جو ہے ان کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے موو ہوگی, اور 7 اگست یعنی ترمیم ہو جاتی ہے. پھر تو یہ جیسے جاز اسحاق خان صاحب ہیں, بابر سار صاحب ہیں, ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا بلوچستان میں, سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا سندھ میں, تو کسی کو KPK, اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جشن منائیں, خوشیاں منائیں, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اسلام آباد سے ججز ادھر جا رہے ہیں, ادھر کے ادھر آ رہے ہیں, بہت اچھا فیصلہ ہے. پھر ہمیں یہ یحییٰ آفریدی صاحب بتائیں گے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان ججز کو دونوں طرح کے پلانز کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک ان کو عہدوں سے برطرف کرنے کے لیے پورا ایک پلان ہے کہ ان کے پاس کیسز نہ لگائے جائیں. کیوں؟ ان کا جرم صرف ایک ہے کہ وہ اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں, اور اس وقت جو اپنے حلف سے وفا کرے گا یہ اس کا جرم ہے, کیونکہ اس وقت جو ملک کے اندر ماحول چل رہا ہے, جو اس ماحول کے ساتھ چلے گا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں 3 نمبر پہ ہوتے ہوئے چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا, 15 نمبر پہ ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر اور قائم مقام چیف جسٹس اور پھر مستقل چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا. ان کی عمروں میں بھی اضافے ہو جائیں گے, ریٹائرمنٹ ایج, اور ان کو مراد بھی دی جائیں گی, ان کے بچوں کو پروٹوکول بھی دیے جائیں گے, بڑے اسکواڈ اسلام آباد میں ان کے بچوں کے ساتھ گھومیں گے, ان کے جس گھر میں وہ رہ رہے ہوں گے 2-2.5 کروڑ روپیہ جو ہے رینوویشن کے بھی ان کے اوپر لگا دیے جائیں گے. ہر چیز ان کے حق میں ہوگی اگر آپ اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ اس نظام کے ساتھ نہیں چل رہے اور آپ اپنے حلف کے ساتھ وفا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا جرم ہے. پھر آپ تیار رہیے, آپ کے خلاف بہت کچھ ہوگا.